हेलो एवरीवन, मैं हूं मेहुल पटेल। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ नीचे दिया गया है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनल्स किस तरह से एनालिसिस करते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है या आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट को डीप एनालिसिस कैसे करते हैं वो एक पॉइंट कवर करेंगे। उसके साथ साथ क्या क्या पॉइंट हम लोग आज कवर करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। एक है मनी मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। प्रोफेशनल लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, वो एक पॉइंट इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें या कौन से रूल फॉलो करें जिससे आपको प्रॉफिट जनरेट हो। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, उसमें ट्रेडिंग किस तरह से किया जाता है, ये एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर से देखिएगा, जिसके अंदर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शन को कंपेयर किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि करेंसी में किस तरह से ट्रेडिंग होता है ऑप्शन एंड फ्यूचर में, फिर कमोडिटी में भी किस तरह से ट्रेडिंग होता है, उसके अलावा क्रिप्टो में किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, और ये सारे ऑप्शन में हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होगा वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या है, और आपको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और फाइनलाइज हम लोगों ने स्टॉक मार्केट किया था। तो आज ये वीडियो के अंदर हम लोग स्टॉक मार्केट को किस तरह से एनालिसिस करते हैं वो देखने वाले हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करने के लिए एक तो होता है प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस, जिसे टेक्निकल एनालिसिस भी कहा जाता है। उसके साथ साथ उसके अंदर अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो उसमें ये एक ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी ज्यादातर कंपनियां अभी यूज कर रही है, जिससे हाई स्पीड ट्रेडिंग होता है, उसे क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग भी कहा जाता है। और ये जनरली दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए यूजफुल ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसको एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस या आर्टिफिशियल एनालिसिस करके आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन दूसरा है स्टॉक मार्केट एनालिसिस के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में दोस्तों कंपनी के अकाउंटिंग बुक्स को एनालिसिस किया जाता है, जिसमें कंपनी के सारे रेशियोज निकाले जाते हैं और उसको कंपेयर किया जाता है। जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी का डेब्ट कितना है इक्विटी के कंपैरिजन में, और उसकी एसेट की कंपैरिजन में लायबिलिटीज क्या है। तो ये इस तरह से इसके बुक्स को एनालिसिस किया जाता है और डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी की वैल्यूएशन अभी कितनी है, उसका पर शेयर प्राइस क्या होना चाहिए। और ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस, इसके अंदर इस तरह से एक चार्ट होता है जिसके अंदर ये सारे प्राइस हैं। तो प्राइस को ये चार्ट के फॉर्म में एनालिसिस किया जाता है। ये कई तरह की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, जैसे ट्रेडिंग व्यू है, investing.com, ये सारी वेबसाइट पे आप ये कैंडलस्टिक चार्ट को देख सकते हैं। तो देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होता है। कैंडलस्टिक दोस्तों, ये जो आपको ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है वो यहाँ पे मैंने बताई है। इसके अंदर जो ओपन प्राइस यहाँ पे है, ये है ओपन प्राइस। अगर ओपन होने के बाद मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होता है 9:15 को, या प्री मार्केट जब ओपन होता है 9:07 को, उसके बाद वो ओपनिंग टाइम कहा जाता है। उसके बाद वो कितना भी हाई जाता है तो ये हाई है, और उसके बाद अगर लो जाता है तो ये लो का वीक बना रहता है, और ये फाइनली यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये इसको बुलिश कैंडल कहते हैं। अगर क्लोज ओपन से हाई है तो इसे बुलिश कैंडल कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, ये हाई का वीक हो गया, ये लो का वीक हो गया, तो इसे बुलिश कैंडल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ये बेरिश कैंडल। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये कोई भी स्टॉक ओपन होता है, वो थोड़ा सा हाई जाता है, उसके बाद में नीचे की साइड पूरा चला जाता है, लो होता है, उसके बाद यहाँ पे क्लोज होता है, तो इसको बेरिश कैंडल कहा जाता है। चलिए इसको डीप में अभी सीखते हैं। ये है दोस्तों एक बुलिश कैंडल। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए 17,280 पे
निफ्टी अगर ओपन होता है तो यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस आ गया 17,280। उसके बाद में ये थोड़ा सा लो जाता है 17,216 पे। तो यहाँ पे ये देखिए 17,216, तो ये लो वीक बनाता है। ये वीक इसलिए बनता है क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे स्टेबल नहीं रहा है। उसके बाद बायर्स ने परचेज स्टार्ट किया और उसको ले गए 17,553। वो जो है वो हाई है, ओपन से ज्यादा ऊपर चला गया, इसलिए वो हाई यहाँ पे बना रहा है। और यहाँ पे भी ये प्राइस यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है 17,553। वापिस से सेलर ने सेलिंग स्टार्ट किया और ये क्लोज हो गया 17,503 पे। तो ये एक बनता है बुलिश कैंडल। अब चलिए देखते हैं बेरिश कैंडल क्या है। बेरिश कैंडल के अंदर जो है ओपन से क्लोज जो है वो कम रहता है, और बुलिश कैंडल के अंदर ओपन से क्लोज जो रहता है वो हाई रहता है। मतलब ओपन इधर होता है और क्लोज उससे ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ उसको खींच के ले जाते हैं बायर्स। और बेरिश कैंडल के अंदर ओपन से जो क्लोज है वो कम रहता है, मतलब सेलर ज्यादा होते हैं, यहाँ पे सेलिंग करते हैं और उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं। चलिए देखते हैं बेरिश कैंडल का एग्जांपल। ये निफ्टी का ओपन है 17,280, मतलब यहाँ पे 17,280 पे ये ओपन हुआ है। उसके बाद उसने हाई बनाया है 17,344। ये थोड़ा सा ओपन होके थोड़ा सा हाई गया है, लेकिन यहाँ पे प्राइस इसका स्टेबल नहीं है। उसको वापस से सेलर ने सेल किया और उसको नीचे ले गए 17,707, मतलब इतना लो गया है। यहाँ पे भी लो होने के बाद प्राइस स्टेबल नहीं हुआ है, बायर्स ने फिर वापस से बाय करना स्टार्ट किया और क्लोजिंग इसने दिया है 17,057 रुपए का, मतलब यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। तो ये ओपन प्राइस हो गया, ये क्लोजिंग प्राइस, और ये लो और ये हाई प्राइस। यही बेसिक होता है कैंडलस्टिक के अंदर। अगर क्लोज जो है ओपन से ज्यादा है तो उसे बुलिश कैंडल कहा जाता है, अगर क्लोज जो है वो ओपन से कम है तो उसे बेरिश कैंडल कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश कैंडल क्या है और बेरिश कैंडल क्या है। नेक्स्ट होता है दोस्तों लाइन चार्ट, मतलब ओपन क्लोज चार्ट की तरह। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था किस तरह से ये कैंडलस्टिक चार्ट दिया हुआ है। लाइन चार्ट के अंदर सिर्फ क्लोजिंग प्राइस कंसिडर किया जाता है। ये सारा क्लोजिंग प्राइस है जिसको एक लाइन के अंदर फॉर्म किया जाता है, तो इसको लाइन चार्ट कहा जाता है। ये देखिए पूरा क्लोजिंग प्राइस ही है, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। दोस्तों प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादातर इंडिकेटर्स का यूज होता है। तो जो हम लोग मेन इंडिकेटर्स जो यूज होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। एक होता है दोस्तों MACD इंडिकेटर। यहाँ पे पीरियड हम लोगों ने सिलेक्ट किया है 12, 26 और 9। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एंड एवरेज के ऊपर कंसीडर होता है। तो दोस्तों इसमें ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। ये दो मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह से 12 और 26 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिप्रेजेंट करती है कि ये ट्रेंड बुलिश हो रहा है कि बेरिश हो रहा है। तो चलिए समझते हैं। ये जो दोस्तों बीच में जो लाइन है वो जीरो की लाइन है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जीरो की लाइन है। अगर इसके ऊपर ये दोनों लाइंस रहती है इसका मतलब ये है कि ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड है। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक बुलिश ट्रेंड है। और अगर इससे नीचे आती है और ये इसको क्रॉसओवर करती है, मतलब ये ब्लू लाइन जो है वो ऑरेंज लाइन से ऊपर होती है, तो इसको शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड माना जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर एक है, यहाँ पे एक क्रॉसओवर, तो इसको शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड मानते हैं। अगर ये दोनों ही लाइन नीचे है, जीरो से नीचे, और ऑरेंज लाइन के नीचे ये ब्लू वाली लाइन जो है वो नीचे है, तो इसको लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेंड माना जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से ये प्राइस नीचे मूव हो रही है और ये भी नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी आप बेरिश का एक एग्जांपल देख सकते हैं, किस तरह से ये ऑरेंज लाइन के नीचे है ब्लू लाइन और प्राइस कैसे नीचे सरक के पूरा नीचे आ रहा है। बुलिश में भी किस तरह से देखते हैं, ये ब्लू लाइन जो है ऑरेंज लाइन के ऊपर है और प्राइस कैसे पूरा ऊपर जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, और फिर वापस से यहाँ उसने कंसोलिडेशन किया है। प्राइस अगर ऊपर जा रही है और ये इंडिकेटर नीचे जा रहा है, मतलब ये कंसोलिडेशन पीरियड में है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। वापस से यहाँ पे उसने क्रॉस किया है और यहाँ से ये इसने शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड बनाया है, ये पूरा नीचे आ रहा है प्राइस,
और यहाँ से ये लॉन्ग टर्म बेरिश हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस तरह से MACD इंडिकेटर का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है MACD के साथ साथ में एक RSI करके इंडिकेटर है, उसको ज्यादातर यूज किया जाता है। इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी कहा जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये इंडिकेटर को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए कंसिडर किया जाता है। अगर ये 70 के ऊपर है, ये रहा इसका 70 का लाइन, तो ये 70 के अगर ऊपर है तो उसको ओवरबॉट माना जाता है। और ये 30 से नीचे है, यहाँ ये 30 की लाइन है, 30 से अगर यहाँ नीचे है तो उसको ओवरसोल्ड माना जाता है। तो ज्यादा लोग अगर परचेस कर रहे हैं तो ये इंडिकेटर क्या करेगा कि ऊपर चला जाएगा, 70 से ऊपर चला जाएगा। यहाँ से ये ओवरबॉट की कंडीशन में आ गया है, देखिए यहाँ से ये 70 के ऊपर चला गया है। और फिर जब ये नीचे क्रॉस करता है 70 की लाइन को, तो कई सेलर क्या करते हैं कि यहाँ पे सेल करते हैं, उसको शॉर्ट सेलिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से वो स्टॉप लॉस यहाँ रख के फिर उसको सेल करते हैं। RSI इंडिकेटर को दोस्तों ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ नीचे जा रही है और RSI इंडिकेटर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिए इससे लो इसने यहाँ पे बनाया है, लेकिन यहाँ पे RSI 30 पे क्लोज हुआ और 30 में थोड़ा सा बाकी रह गया है, मतलब इसको डाइवर्जन बोलते हैं। लोअर लो लोअर लो, लोअर लो हायर लो, तो ये क्या रहता है दोस्तों, डाइवर्जन। इसके बारे में डीप में आज हम लोग नहीं सीखेंगे, हम लोग खाली बेसिक इंडिकेटर किस तरह से यूज होते हैं वही ये वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, RSI का जो यूज है वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड डिसाइड करने के लिए होता है। अगर वो आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि 70 से ऊपर है तो वो ओवरबॉट है, अगर 30 से नीचे है, ये लाइन से नीचे है, तो वो ओवरसोल्ड की जोन में आ जाता है। एक होता है दोस्तों ADX इंडिकेटर। ADX इंडिकेटर क्या है दोस्तों, ये ट्रेंड इंडिकेटर है। मान लीजिए अगर 20 के ऊपर ADX जा रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने 14 पीरियड का ADX लिया है, मतलब ये 14 ये डे का चार्ट है, पर डे का, तो 14 डेज का ये ADX यहाँ पे शो हो रहा है। अगर ये 20 के ऊपर जाता है तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फॉर्म में है, ये स्टॉक अभी ट्रेंड में है, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेगा, या तो फिर ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। लेकिन अगर ADX 20 के नीचे है या 20 के आसपास है और ऐसे जिगजैग जिगजैग कर रहा है, उसका मतलब है ये कंसोलिडेशन पीरियड में है, तो वो स्ट्रेट मूव नहीं करेगा, वो स्टॉक क्या करेगा, इस तरह से जिगजैग 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 बनाता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 20 के नीचे है, यहाँ से 20 के नीचे चला गया है, तो ये किस तरह से जिगजैग 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 कर रहा है, कोई भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा स्टॉक। तो दोस्तों ADX का मेन यूज क्या है कि स्टॉक ट्रेंड में है कि नहीं है, ये ADX से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर 20 के ऊपर है तो वो ट्रेंडिंग में है, अगर 20 से नीचे है तो वो कंसोलिडेशन पीरियड में है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर कंपनी की क्वालिटी कैसी है, उसके प्रमोटर्स किस तरह के हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है और उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, वो सारा क्वालिटेटिव फंड पॉइंट्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर कंपनी के बुक्स एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसके रेशियोज निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर एक होता है बिजनेस मॉडल, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कौन से सेगमेंट में काम कर रही है, उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, कंपनी किस तरह से ग्रो करेगी, ये सारा बिजनेस मॉडल के अंदर देख के अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। दूसरा होता है कंपटीशन एनालिसिस। कंपटीशन एनालिसिस के अंदर जो कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सेलिंग कर रही है, वो दूसरे कोई कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो एनालिसिस किया जाता है। एक से ज़्यादा कंपनियां मार्केट के अंदर सेम प्रोडक्ट सेल कर रही है तो कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकती है, उनका मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर वही चीज़ पे अगर कंपनियां मोनोपोली वाला बिजनेस लेके चलती है, अगर एक ही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है
उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं रहता है तो कंपनी का मार्जिन हायर रहेगा और उसका प्रॉफिट जो रेशियो रहेगा वो भी हायर रहेगा, तो कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो वो एनालिसिस इसके अंदर किया जाता है। थर्ड पॉइंट होता है दोस्तों मैनेजमेंट के एथिक्स। मैनेजमेंट किस तरह के हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है। अगर मैनेजमेंट अच्छे नहीं है, उन्होंने उनका पास्ट में कोई मतलब ट्रस्टेबल नहीं है, ऐसा कोई काम किया है, तो कंपनी पे भरोसा जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनका कम रहता है। तो ये भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर कोई सीईओ इस तरह की कंपनी का ज्वाइन होता है जिसका बैकग्राउंड दूसरी कंपनियों में अच्छा है, तो कंपनी का शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, रेशियोज निकाले जाते हैं, उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, एसेट वर्सेस लायबिलिटीज का रेशियो क्या है, इनकम स्टेटमेंट उसके एनालिसिस किए जाते हैं और इसके ऊपर से इसका प्राइस का वैल्यूएशन किया जाता है कि ये शेयर का एक्चुअल प्राइस वैल्यूएशन क्या है। आप पूछेंगे कि कौन सा रेशियो अच्छा है। दोस्तों ये हर शेयर के लिए वेरिएबल है। मान लीजिए हम लोगों ने जैसे पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके मैनेजमेंट एथिक्स क्या है, कंपटीशन उसका क्या है। अभी अगर कंपनी के ये रेशियो सारे कम हैं लेकिन उसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, कंपटीशन कम है, तो ये रेशियो वेरी करेगा। तो ऐसा कोई फिक्स मान के नहीं चल सकते कि ये रेशियो इतना है तो अच्छा है, लेकिन ये सारे फैक्टर को आप मैच अप कर सकते हैं, इसके एक दूसरे के साथ में रख सकते हैं। आपको इस तरह से सोचना है कि आप मान लीजिए कोई अगर बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप कौन कौन से पैरामीटर देखेंगे। आप पूछेंगे कि भाई आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब मंथ का रेवेन्यू कितना है, पर डे का रेवेन्यू कितना है, कितना प्रॉफिट जनरेट होता है, आपकी लायबिलिटीज क्या है। ये सारे जैसे आप बिजनेस परचेस करने जाते हैं तो जो जो पॉइंट्स आप देखते हैं उसी तरह से यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है और फिर डिसाइड करना है कि आप वो कंपनी के लिए उतना शेयर का प्राइस आप पे करने चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो सेम वे में यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है। मान लीजिए आप कोई कंपनी परचेस कर रहे हो तो आपको वो वर्थ लग रही है या कॉस्टली लग रही है, उसी वे में आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे कैश फ्लो का भी एनालिसिस किया जाता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट बता रही है उसके बुक के अंदर कि भी प्रॉफिट आ रहा है लेकिन कैश फ्लो नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब वहां पे कुछ गलत हो रहा है। कंपनी सेल दिखा रही है लेकिन उसका पेमेंट का कलेक्शन नहीं आएगा, तो ये कैश फ्लो के अंदर वो कवर अप नहीं होगा, तो कैश फ्लो उतना कम बताएगा। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है उसके साथ साथ कैश फ्लो भी एनालिसिस किया जाता है कि कंपनी के जो इनकम स्टेटमेंट है वो कैश फ्लो के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो भी यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। कैश फ्लो एनालिसिस से हम लोग को दोस्तों क्या पता चलेगा, एक तो उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है। मान लीजिए कंपनी अगर सेल कर रही है तो जो सेल किया है उसका कैश जनरेट होके आ रहा है कंपनी के पास या नहीं आ रहा है। कंपनी सेल तो कर रही है लेकिन उसका अगर कलेक्शन नहीं आएगा तो अगेन वो बैड डेब्ट हो गया, तो वो कैश फ्लो में शो नहीं करेगा। तो दोस्तों ये कैश फ्लो से हम लोग को क्रॉस वेरिफिकेशन मिलता है कि कंपनी का कैश फ्लो कहाँ कहाँ से आ रहा है, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी ने कितना फाइनेंसिंग से कैश लिया हुआ है। ये सारा कैश फ्लो के अंदर हम लोग को मिल जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट के साथ साथ रेशियो के साथ साथ कैश फ्लो भी एनालिसिस करना जरूरी होता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मेन पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो किस तरह से करते हैं। मनी मैनेजमेंट के लिए अगर आप बिगनर है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म ही करें। लॉन्ग टर्म में हम लोग को मनी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है, एक तो आपको रिस्क जो है वो डाइवर्स करना है। तो रिस्क डाइवर्स किस तरह से किया जाता है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपीस है तो आपको कोई एक स्टॉक में परचेज करके नहीं रखना है, उसको 5 पार्ट में या 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कीजिए और हर एक स्टॉक के अंदर उसके कुछ कुछ 3%, 5%, 10% ऐसे कुछ कुछ परसेंटेज में इन्वेस्ट कीजिए ताकि एक आधी कंपनी भी डिफॉल्ट हो या परफॉर्म ना करे तो आपके पैसे सेफ हो। तो उसको रिस्क डाइवर्जन कहते हैं। उसके साथ साथ मल्टी एसेट पोर्टफोलियो ये भी जरूरी है दोस्तों। कोई एक एसेट के अंदर आप लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको मल्टी एसेट के अंदर पोर्टफोलियो बनाना है ताकि आपका रिस्क जो है वो डाइवर्स हो जाए। एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके आपको अलग अलग एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है। कुछ ETF बाय कीजिए, आप कुछ स्टॉक बाय कीजिए, तो इस तरह से आपका मल्टी एसेट पोर्टफोलियो जनरेट होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म।
शॉर्ट टर्म के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप स्टॉप लॉस सेट करके चले। अगर आपका जो आपने ट्रेड लिया है वो आपके अगेंस्ट में जा रहा है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो आपका जो भी फंड है पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस के साथ साथ आपको दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग टारगेट भी डिफाइन करना है। अगर आप 2 रुपए का रिस्क लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस रख के चल रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट टारगेट भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 4 रुपए होना चाहिए, तब जाके आप स्टॉप लॉस 2 रुपए का रखेंगे। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट बुकिंग टारगेट भी बनाना है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो। नेक्स्ट होता है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में किस तरह से आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने थोड़े से भी इमोशन अटैच किए तो आपको भारी लॉस हो सकता है। तो आपने जो भी प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रखा है, अगर वो हिट हो जाता है तो आपको कंपलसरी एग्जिट करना है। आप उसमें वेट नहीं कर सकते कि वही नहीं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है आपको एग्जिट कर लेना है। नेक्स्ट है यूजिंग सम % ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 लाख रुपीस लेके चलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो उसका कुछ % ही आप सिंगल ट्रेड के लिए यूज करें। 5% हो या 10%। सिंगल ट्रेड के अंदर हम लोग को इतना ही कैपिटल यूज करना है। 10 लाख का 5% होता है 50,000, तो आप सिंगल ट्रेड में 50,000 या 1 लाख तक ही यूज करें। उससे ज्यादा अगर आपने यूज किया है तो आप मार्केट से बाहर फेंके जाएंगे। 10 लाख का ही आपने फंड पड़ा है आपके पास, 10 लाख ही आपके पास फंड है और आपने पूरा का पूरा ही यूटिलाइज कर लिया है और आपको स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ही नहीं मिला है। सेकेंड डे मार्केट एकदम से गैप अप में ओपन या डाउन हुआ है तो आपका पूरा का पूरा फंड यहाँ पे चला जाएगा। तो सिंगल ट्रेड के अंदर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में कुछ % ही कैपिटल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कुछ राज बताऊं ताकि आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब है कि हम लोग जो मैंने आपको सिखाया वो अच्छी तरह उसको फॉलो करें। एक तो है टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो सारे इंडिकेटर्स हम लोगों ने देखे उसको सही तरह से हम लोग फॉलो करें, इमोशन को अटैच ना करें। उसके साथ ही फंडामेंटल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो फंडामेंटल कंपनी के बुक्स वगैरह अच्छी तरह से एनालिसिस करें और ये डिसाइड करें कि कंपनी आपके लिए वो वर्थ है कि नहीं, उसकी शेयर वैल्यू जो है आप उसको पे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो ये डिसाइड करना है। उसके साथ साथ अगर आप नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म से शुरुआत मत करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसे खोने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। नेक्स्ट है मनी मैनेजमेंट। पिछली स्लाइड में जो हम लोगों ने देखा कि मनी मैनेजमेंट किस तरह से करना है, वही सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। ये चारों पॉइंट के साथ साथ दोस्तों है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है कि आप जो प्री डिफाइंड हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई है स्टॉप लॉस का या टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसको डिसिप्लिन बोलते हैं दोस्तों। अगर आपने जरा सा भी इधर उधर किया, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं और जरा सा भी आपने इमोशन अटैच किए या स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपने एग्जिट नहीं किया तो वो अगेंस्ट डिसिप्लिन होता है। आपने वहां पे डिसिप्लिन फॉलो नहीं किए। आपको स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने हैं जो आपने पहले ही बनाए हैं। आपका जैसे टारगेट, प्रॉफिट का टारगेट हिट हो गया है और आप वहाँ पे और ग्रीड बनते हैं और लालच रखते हैं कि भाई नहीं मुझे और ज़्यादा ऊपर जाएगा तब मैं सेल करूँगा, तो दोस्तों उसको डिसिप्लिन में आप नहीं है, उसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करनी है तो ही आपको आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो प्रॉफिटेबल होगा। नेक्स्ट है पेशेंस। कई बार क्या होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में है और मार्केट ऐसे मूव कर रहा है जिगजैग वे में, तो आप सोचेंगे कि यार मैंने परचेज किया लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है या तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, मैं प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रहा हूँ। लेकिन मार्केट के अंदर दोस्तों आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आपने अभी बाय किया है तो एकदम से वो नहीं बढ़ेगा, उसका जो ट्रेंड फॉर्म होने में टाइम लगता है। हार्डली 10 या 20% स्टॉक ही ट्रेंडिंग पोजीशन में रहते हैं, बाकी सारे कंसोलिडेशन पीरियड में रहते हैं। तो आपको अगर मार्केट मूव नहीं हो रहा है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग डेप्थ नॉलेज। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी और अदर एनएससी स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूचर।
आप अपना डीमेट ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा बैंक निफ्टी 31 मार्च 2020 एफ। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक नाम है। ये 31 मार्च को एक्सपायर होने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बैंक निफ्टी का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे ही निफ्टी में भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं और अदर एनएससी स्टॉक्स में भी इस तरह से आपको डीमेट में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, बैंक निफ्टी 31 मार्च 2020 एफ। ये फ्यूचर ट्रेड कर रहा है अभी 35,000 पे। तो अगर ये फ्यूचर में हम लोग को ट्रेड करना है, इसके 100 शेयर्स हम लोग को बाय करने हैं, तो टोटल वैल्यू होता है 35 लैक्स। अगर आप यही वाले शेयर्स इक्विटी में बाय करना चाहेंगे तो इसका टोटल मार्जिन रहेगा 35 लैक्स आपको पे करने रहेंगे। आपके डीमेट में इतना अमाउंट होना चाहिए। लेकिन यही शेयर्स हम लोग अगर फ्यूचर में लेंगे, यही शेयर्स अगर हम लोग फ्यूचर्स में लेंगे तो हम लोग को इनिशियल मार्जिन जो पे करना रहता है वो 4,95,000 के आसपास आपको मार्जिन पे करना रहेगा, इनिशियल मार्जिन। और दूसरा है एक्सपोजर मार्जिन, वो रहेगा 71,000 के आसपास। तो टोटल आपका 5,66,000 में ये 35 लाख का टोटल स्टॉक आप होल्ड कर पाएंगे। कब तक? 31 मार्च, ये डेट आने तक आप ये पूरे शेयर्स 100 शेयर्स होल्ड कर पाएंगे। इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो आपको इसका 31 मार्च के दिन सेटल हो जाएगा। तो ये था एग्जांपल बैंक निफ्टी फ्यूचर का। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होते हैं। ऑप्शन में दोस्तों रहता है, एक होता है कॉल और एक रहता है पुट। कॉल मतलब क्या है कि आप उसको परचेज कर रहे हो, वो सारे शेयर परचेज कर रहे हो। अगर 35,000 का करंट मार्केट प्राइस है और आपने बाय साइड आपको परचेज करना है वही निफ्टी, बैंक निफ्टी या निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या करेंगे, बैंक निफ्टी 31 मार्च का, अभी मान लीजिए मार्च महीना चल रहा है और आपने 31 मार्च का ये कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है 35,000 का, उसका करंट प्राइस 700 है। तो जो 35 लाख का इसका टोटल अगर कैश में परचेज करना चाहेंगे तो 35 लाख आपको पे करना रहेगा। लेकिन वही चीज़ आपको ऑप्शन में मिल रही है सिर्फ 70,000 पे करके। करंट प्राइस है 700, आपको टोटल बाय करनी है 100 क्वांटिटी, तो टोटल हो गया 70,000। अब ये 70,000 तो हम लोगों ने पे कर दिया दोस्तों, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस जो है बैंक निफ्टी का है वो 35,000 है और हम लोगों ने 700 रुपीज़ प्रीमियम पे किया है एक शेयर का। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को प्रॉफिट तभी होगा जब बैंक निफ्टी 35,700 के ऊपर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रीमियम पे किया है वो तो 31 मार्च को जीरो हो जाने वाला है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये भी हम लोग को प्रॉफिट के लिए 35,000 के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल जो है 35,700 के अगर ऊपर जाएगा, जितना भी ऊपर जाएगा, मान लीजिए अगर 40,000 जाता है तो 35,700 में से 40,000 में से 35,700 निकालते हैं तो 300 रुपीज बचता है, तो हमारा प्रॉफिट रहेगा 300 रुपीज। तो इस तरह से ये ऑप्शन का कैलकुलेशन होता है। और इसके अंदर क्या रहता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे की साइड जाएंगे, मान लीजिए अभी 35,000 करंट प्राइस है बैंक निफ्टी का, हम लोग अगर 34,000 का कॉल परचेज करते हैं तो इसका प्रीमियम दोस्तों ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर हम लोग को 1,000 रुपीज का तो प्रॉफिट हो रहा है। अभी रेट है 35,000 और हम लोग परचेज कर रहे हैं 34,000, तो ये 1,000 रुपीज का डिफरेंस जो है दोनों के प्राइस में, तो ये 1,000 रुपीज इसके अंदर ऐड होता है, तो इसका प्रीमियम ज्यादा रहता है। क्योंकि हम लोग अभी भी अगर अभी परचेज करके इसको सेल करेंगे तो 1,000 रुपीज का जो डिफरेंस है वो तो मिलने ही वाला है, और जो प्रीमियम का गैप रहेगा, जितने दिन का बैलेंस बचेगा, मान लीजिए आज 15 मार्च है तो 31 मार्च तक का जो 15 डेज का प्रीमियम है वो भी हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ऑप्शन का इस तरह से कैलकुलेशन होता है। और अगर 35,000 करंट प्राइस है और आगे का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हैं, मान लीजिए 36,000 का यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर रहे हैं कॉल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका प्राइस कम रहेगा, इसका प्राइस रहेगा 300 के आसपास। ये प्रीमियम दोस्तों क्यों कम रहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर 36,000 के ऊपर जाएगा तो ही हम लोग को प्रॉफिट होने वाला है। 36,000 और ये 300 प्रीमियम, ये दोनों को जोड़ के 36,300 के ऊपर जाएगा, तभी हम लोग को कुछ पैसा मिलने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है। अभी का तो प्राइस है 35,000, तो ये 36,000 जाने के लिए बैंक निफ्टी को ट्रैवल करना पड़ेगा 1,000 पॉइंट का, तो इसका इसलिए प्रीमियम रहता है वो कम रहता है।
करंट जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 35,000, इसको और इसको, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट को इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। मतलब ये करंट मार्केट प्राइस के नीचे है और इसको आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो ये अगर हम लोग एक्सपायरी के दिन एक्सरसाइज करेंगे, अगर 36,300 के ऊपर जाएगा नहीं हम लोग को लगता है, तो हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करेंगे, ये बाय नहीं करेंगे, क्योंकि 35 से 36,000 के बीच में गैप 1000 पॉइंट का रहता है। तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा रहता है कि हम लोग ये प्रीमियम लूज कर दें, हम लोग को कुछ भी प्रॉफिट ना हो। ये हो गया दोस्तों कॉल कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरह से रहता है पुट कॉन्ट्रैक्ट। पुट का मतलब क्या है, हम लोग सेल साइड परचेज करते हैं। यहाँ पे हमको कब पैसा मिलेगा, जब बैंक निफ्टी है वो 35,000 के नीचे जाएगा, तब हम लोग को यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। ये हम लोग मान के चलते हैं कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो 35,000 है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे तभी हम लोग को पैसा मिलेगा जब बैंक निफ्टी 35,000 से नीचे क्लोज हो। तो सेम जैसे कॉल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वैसे ही पुट के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे देखिए 35,000 का जो पुट है उसका प्राइस है 700। वैसे ही अगर 34,000 का लेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तो उसका प्रीमियम कम रहेगा, क्योंकि फिलहाल करंट मार्केट प्राइस जो बैंक निफ्टी का है वो 35,000 है और हम लोग परचेज कर रहे हैं वो 34,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि बैंक निफ्टी 34,000 के नीचे जाएगा तो ही हम लोग को कुछ पैसा मिलने वाला है, और ये प्रीमियम भी हम लोग को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 33,700 के नीचे जाएगा तभी हम लोग को यहाँ पे पैसा मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। उसी वे में दोस्तों नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है 36,000 का। इसका प्रीमियम ज्यादा रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ये 36,000 के नीचे है। 35,000 करंट मार्केट प्राइस है और ये 36,000 के नीचे है, तो ऑलरेडी हम लोग को 1000 रुपीज का तो यहाँ पे अगर आज बेच रहे हैं हम लोग तो 1000 रुपीज का तो प्रॉफिट होने ही वाला है। तो इसका प्रीमियम जो है वो ज्यादा रहता है। ये और ये दोनों ही इन द मनी ऑप्शन कहलाते हैं और ये वाला है वो आउट ऑफ मनी कहलाता है। आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। कॉल मतलब है बाय साइड आप परचेज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, पुट यानी कि आप सेल साइड कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कॉल और पुट का चक्कर आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।